वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। गाइस आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म का फर्स्ट पार्ट है आज। तो गाइस इनइक्वालिटी जो चल रहा था रीजनिंग में, इनइक्वालिटी मैंने पिछले क्लास में ख़त्म कर दिया कि इनइक्वालिटी का टोटल मेरा 3 पार्ट है, एक बार देख लेना जिसने नहीं देखा है। आज मैंने स्टार्ट किया सिलोजिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलोजिज्म इनइक्वालिटी के साथ किसी किसी पॉइंट में मैच करता है। कॉन्सेप्ट मतलब 50 से 60% कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है इनइक्वालिटी के साथ। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है सिलोजिज्म का। तो मैं पहले क्लियर कर दूं एक चीज़ कि सिलोजिज्म जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, और स्पेशली जो बैंकिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर आता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि सिलोजिज्म का मैं जितना भी बोलूँ, सारे लड़कों का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत है। तो एक बार मैं बोलता हूँ, किसी का आइदर और में प्रॉब्लम है, किसी का और कहीं में प्रॉब्लम है। तो मैं आज एकदम आपको दिख रहा है, देखिए फुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज लिखा हूँ यहाँ पे थंबनेल में। तो आज मैं कहीं ना कहीं पूरा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूँगा। मैं सिलोजिज्म जो चैप्टर है वो मैं 3 पार्ट में ख़त्म करूँगा। एक पार्ट होगा सिलोजिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो एकदम बेसिक से लेके मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपके साथ। दूसरा जो होगा वो आइदर और बेस्ड होगा, और जो तीसरा होगा वो पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये तीनों मैं थिंग आपके साथ करूँगा मैं डिस्क्राइब। तो एक चीज़ और, जो थर्ड पार्ट है पॉसिबिलिटी के साथ, मैं ओनली और ओनली ए फ्यू, इसके बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है एस्पिरेंट्स का। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सिलोजिज्म का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार पूरा बेसिक से हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। और जो जानते हैं पहले से वो लोग मत देखो, पर क्लियर एक बार कर लो जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। चलिए, तो गाइज आज हम लोग जो बात करेंगे वो सिलोजिज्म का। तो सिलोजिज्म का पहले बेसिक चीज़ जानना जरूरी है कि सिलोजिज्म जो प्रॉब्लम है, जो लोग एकदम नए हैं बैंकिंग के लिए, और जो लोग एकदम एग्जाम के लिए नए हैं, एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट है, तो उन लोगों को नहीं पता सिलोजिज्म चीज़ होता क्या है, या तो थोड़े बहुत देखा होगा कोई। तो एक बार पहले से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सिलोजिज्म का बात करूं, जैसे कि मैं इनइक्वालिटी में बोला था, इनइक्वालिटी में भी 2 पार्ट था, एक था स्टेटमेंट और यहाँ पे था कंक्लूजन। ठीक है, सिलोजिज्म में भी वैसा ही सेम पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन रहता है। ठीक है, पर इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जो टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए सिलोजिज्म, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नोट किया सिलोजिज्म, इसका 2 पार्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। आपको तो ये पहले से मालूम है, इनइक्वालिटी में आपने देखा है। अब स्टेटमेंट यहाँ पे होता क्या है कि स्टेटमेंट यहाँ पे होता है, स्टेटमेंट्स आर द सेंटेंसेस विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस है जिसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी में एलिमेंट था वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं जब लिखा हूँ यहाँ पे देखो कि ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ठीक है, जब मैं आपको स्टेटमेंट्स का टाइप बताऊंगा ना, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब पहले सुन लो, मेरा बात पहले सुन लो। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, अगर आप बोलोगे यहाँ पे जो सर एलिमेंट कौन सा है, मैं बोलूँगा ये जो आपको चेयर दिख रहा है ना, ये चेयर और ये टेबल, ये दोनों एलिमेंट है। ठीक है, एक सेंटेंस है पूरा, उसका 2 एलिमेंट है, चेयर्स और टेबल, आपको 2 एलिमेंट मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम टेबल्स आर गुड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा कि टेबल्स एक एलिमेंट है और गुड्स एक एलिमेंट है। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप ऐसे लिखिए, जैसे कि लिख दिया मैं ऑल ए आर बी, मैं ऐसा लिखा। तो यहाँ पे जो बी है और ए है, यहाँ पे ये लोग है एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गया आपका। ठीक है, और कुछ लिख दो, सम बी आर सी, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगा टाइप्स। यहाँ पे हो गया बी और सी 2 एलिमेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने क्या समझा कि सिलोजिज्म का जो डेफिनेशन है वो है ऑल चेयर्स आर टेबल्स। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे 2 एलिमेंट होगा और एक सेंटेंस है, तो ये एक सेंटेंस हो गया और उसमें 2 एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन भी एकदम सेम है स्टेटमेंट के जैसे ही है, उसमें भी एक सेंटेंस रहता है, 2 एलिमेंट रहता है, डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ अगर सम बॉल्स आर स्वीट, आपको दिख रहा है देखो, सम बॉल्स आर स्वीट। ठीक है, तो बॉल एक एलिमेंट हो गया, स्वीट एक एलिमेंट हो गया। जैसे कि मान लो नो कैट्स आर रैट्स, यहाँ पे कैट और रैट, यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गया। ठीक है गाइस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेफिनेशन वाइज स्टेटमेंट क्या चीज़ है, कंक्लूजन क्या चीज़ है, ये आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दिया तो होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे
हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लगे रहना सेशन में, पूरा कंप्लीट करना, देखना। सेशन थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग एक बार फॉलो कर लेना, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा टोटली। ठीक है, चलिए डेफिनेशन आपको पता चल गया। अब अगर मैं बात करूँ सिलोजिज्म रूल, जैसे कि सिलोजिज्म में करना क्या होता है, हम लोग सॉल्व कैसे करें, कि मैं एक बार पहले ही बोल दिया आपको कि आपने पहले ही देख लिया जो यहाँ पे है सिलोजिज्म में क्या क्या आता है ना। सिलोजिज्म का दो पार्ट मैंने बोला कि एक आता है स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो गया आपके पास कंक्लूजन। ठीक है, दो चीज़ हो गया। अब रूल क्या लगाएंगे हम लोग इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं दिया हूँ कि अगर हम लोग बात करें रूल का, तो रूल यहाँ पे एक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। ये देखिए वेन डायग्राम मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट से क्या करेंगे, प्रोसेस मैं बोलता हूँ, वेन डायग्राम क्या चीज़ है मैं सब बोलूँगा, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। वेन डायग्राम क्या है, अगर कोई क्लास 11-12 पढ़ा है और वो साइंस बैकग्राउंड से है, तो आपको पता है सेट थ्योरी करके एक चैप्टर था मैथ्स में, सेट थ्योरी, उसमें वेन डायग्राम था। तो जो जिसने किया है उसको पता होगा वेन डायग्राम, वेन चित्र। ठीक है, तो जिसने किया था उसको आपको पता है। ठीक है, और जिसने नहीं किया है मैं आज उसको बताऊंगा। तो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट आपको दिया रहता है पहले। ठीक है, हम लोग का काम है पहले स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट से हम लोग वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को देखेंगे और स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वेन डायग्राम से हम लोग चेक करेंगे कंक्लूजन, जो कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अभी मैं स्टेटमेंट में हूँ, स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आप लोगों को वेन डायग्राम जो सीखना है, स्टेटमेंट से हम लोग को ड्रॉ करना है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग को चेक करना है कंक्लूजन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स। अब टाइप्स किसका है ना, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट का टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, पहले एक बार देख लो कि सिलोजिज्म मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, सिलोजिज्म का क्या लिखा है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन मैंने पहले ही बोला। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट का टाइप्स का अगर बात करूँ, स्टेटमेंट कितने तरह का होता है देखिए ना, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या क्या होता है, एक बोलता है ऑल से शुरू होता है, दूसरा होता है सम से, तीसरा होता है सम नॉट, और चौथा होता है नो। ये आप लोग एक एक चीज़ देख के रखो, मैं आपके साथ ये सब डिस्क्राइब करूंगा वेन डायग्राम के साथ। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं सब डिस्क्राइब करूंगा। जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स के साथ हर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इस बार आपको IBPS क्लियर करना ही करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का आपने देख लिया कि 4 बेसिक टाइप्स होता है, क्या क्या, ऑल, सम नॉट और नो। ठीक है, और कंक्लूजन का जो 2 टाइप है, कंक्लूजन का क्या टाइप है, 2 हो गया, क्या क्या, डिफिनाइट कंक्लूजन और एक हो गया पॉसिबल कंक्लूजन। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। अब ऑल, सम नॉट और नो, आप लोग एक चीज़ आप देख लीजिए कि मैं अब एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि मान लीजिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आप आ रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि ऑल ARB, ये मेरा पहला टाइप हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, पहला टाइप, ये पहला है। तो अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूँ तो देखने में कैसा होता है, अगर आप लोग देखेंगे, ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया हूँ मैं खुद से कि ऑल ARB, इसका मतलब एक बार आप समझिए कि ऑल ARB मतलब क्या है, जो पूरा A है वो B के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा शहर जो है, गांव जो है, आपका गांव है, अब स्टेट के अंदर हुआ। आपका जो गांव है, आपका जो टाउन है, आपका विलेज है, जो भी है वो आपके स्टेट के अंदर हुआ। तो स्टेट बड़ा है, आपका गांव छोटा है, तो ऐसे की हो गया किया ऑल A मतलब ऑल गांव आर स्टेट्स, मतलब क्या, ऑल गांव जो आ गया वो स्टेट के अंदर आ गया, ऑल टाउन जो स्टेट के अंदर आ गया। ऐसे हम लोग सोचते हुए चलेंगे। जैसे कि अगर आप लोग एक चीज़ करोगे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप A को टोटल मार्क कर दो। ठीक है, ऑल ARB, जो पूरा A है वो B के अंदर होगा। मैं अगर A को मार्क करूँगा, ऐसे ऐसे करके मैं अगर A को मार्क करता हुआ चलूँगा, अब एक चीज़ क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरा A को मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये B के अंदर ही हुआ, B के अंदर ही ये मार्क हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B बड़ा है और A छोटा है, और पूरा A जो है वो B के अंदर आ गया। इसको बोलेंगे हम लोग ऑल ARB। जैसे कि मान लो अगर हम लोग बोले ऑल CRD, इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे C, और यहाँ पे एक लोग हम लोग ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे D। जो पूरा C है, ये जो आपको पूरा C यहाँ पे दिख रहा है,
ये पूरा सी आ गया कहाँ, डी के अंदर में, तो ऑल सी आर डी। समझ गया आप बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। अब क्लियर करते हुए चलो, मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। अब देखिए सम क्या चीज़ है, सम ए आर बी। सम मतलब क्या है, थोड़ा सा ए जो है वो बी के साथ कनेक्टेड होगा, कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है और सम ए आर बी। जैसे कैसे आपको पता चला सम ए आर बी, ये आप देखिए एक बार, ये जो पूरा है ये पूरा ए है। मैं पूरा ए को ना ऐसे मार्क कर देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, देख लो। ये पूरा मैं ए को ऐसे करके मार्क कर दिया, आपका क्लियर हो गया। अब मैं जो बी है, बी को मैं ऐसे करके मार्क करता हूँ इस साइड से, ये मैं इस साइड से मार्क करते हुए चलता हूँ, ठीक है। मैं बी को मार्क कर रहा हूँ ऐसे करके, मैं पूरा बी को अभी मार्क कर दिया। देखिए ये आ गया, मार्क हो गया, मैं पूरा बी को मार्क कर दिया। अब बताइए ये जो पार्ट हो गया ना, ये जो पार्ट मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, ये जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पार्ट। ये हो गया आपका कॉमन पार्ट, ठीक है। और सम ए आर बी मतलब ए का थोड़ा पार्ट जो है वो बी है, ठीक है। ये कॉमन पार्ट आ गया। सम ए आर बी, बात समझ रहे मेरा। सम ए आर बी मतलब क्या, ए का थोड़ा जो पार्ट है वो बी के साथ कनेक्टेड है। तो ये हो गया ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये कॉमन पार्ट आ गया आपका। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सम, एक और चीज देख लो, सम सी आर डी। सम सी आर डी मतलब क्या है बताओ। ये अगर सी है और मैं अगर डी को ऐसे कनेक्ट करता हूँ, ये जो आपको थोड़ा सा कॉमन पार्ट दिखा, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, देखो। हाँ, मैं एक बार कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब ये जो पार्ट है ना गाइस, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया कॉमन पार्ट। अब बात समझ गए, ये आ गया कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट जहां पे भी रहेगा, सम ए आर बी सम पार्ट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए एक कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, कलर थोड़ा रेड नहीं है, थोड़ा और कलर हो गया, ठीक है। अब देखिए सम का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है। चलिए अब होता है नो। नो टाइप क्या है, नो के बारे में हम लोग जो बोलेंगे, आपको मीनिंग से पता चल रहा है। नो ए आर बी मतलब क्या, ए अलग होगा बी अलग होगा, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। बात का आपका क्लियर है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये ए है पूरा, सॉरी, ये जो आपको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये जो ए है ये पूरा ए है, यहाँ पे ये पूरा ए हो गया, ठीक है। ये पूरा आपके पास ए है और ये पूरा आपके पास बी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये ए जो है और बी जो है, यहाँ पे एक क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस मतलब ए और बी के साथ कोई लिंक नहीं है, तब जाके हम लोग का ये सेटिस्फाई होता है कि नो ए इज बी और नो ए आर बी। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्रॉस दिया हुआ है। और लास्ट जो पार्ट है, लास्ट जो टाइप है स्टेटमेंट का, वो क्या आता है, वो आता है सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। मतलब ए का जो सम है मतलब थोड़ा सा ए जो है वो बी नहीं होगा। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पूरा ए है, ये तो पूरा ए है, ये सर्कल। अब ए का जो थोड़ा पार्ट है, ये जो पार्ट आपका आ गया ए का, ये पार्ट जो है ये आपका बी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता। बात समझ गए आप। बाकी ए के बारे में मुझे नहीं पता, पर इतना पार्ट जो है ए का, ये जो पार्ट मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, इतना पार्ट जो है वो बी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। इसका मतलब हो गया सम ए आर नॉट बी। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोलिए, मैं आपको पहले जो हिंट्स दिया, पहले जो डिस्क्राइब किया वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट के डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया, स्टेटमेंट होता कैसा है ये मैंने बताया। स्टेटमेंट का वेन डायग्राम से ड्रॉ करके हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं, ये मैंने बताया। स्टेटमेंट जो होता है वो 4 टाइप का होता है, मैं 4 टाइप आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है।
जो डिफरेंट डिफरेंट चार टाइप होता है, ऑल, सम नॉट और नो, इतना आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब कंडीशंस फॉर कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन को जब हम लोग कंडीशन चेक करने जाएंगे ना वेन डायग्राम से, हम लोग का क्या दिमाग में आएगा? 3 केस हम लोग का आ जाएगा, जैसे हम लोग को इनइक्वालिटी में आया था, सेम टू सेम। क्या क्या कंडीशन था? एक था डेफिनेटली ट्रू, दूसरा हो गया डाउटफुल, तीसरा हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, इतना आप समझ गए। उससे पहले एक बार और मैं बता देता हूं एक चीज, देख लो आप, एक चीज आप देख लो, यहां पे मैं बता रहा हूं। जैसे कि मैं बोला था अभी कि ऑल ए आर बी, ये मैंने आपको बोला था। ड्रॉ कैसे करेंगे वेन डायग्राम? सपोज ये जो सर्कल है ये है, और ये जो दूसरा सर्कल है ये बी है। ठीक है, अब ये जो पूरा ए है ना, ये बी के अंदर हो गया। ठीक है, ए छोटा है बी से, ऑल ए आर बी। अगर हम इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, इसको अदर तरीके से देखिए गौर से, सम बी आर ए, देखिए बोल सकते क्या, सम बी आर ए। ये पूरा जो बी है उसका सम पार्ट तो ए है, ये जो पूरा अगर बी है उसका थोड़ा पार्ट तो यही है, थोड़ा सा पार्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना सम पार्ट ऑफ बी इज ए। तो हम लोग बोल सकते हैं सम बी आर ए, इसको देख के तो वो भी सही हो जाएगा, सम बी आर ए। आपको समझ में आ गया? अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऐसे करके बी है, ये आ गया कॉमन पार्ट। यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ सम ए आर बी। अगर देखना तो गाइज मैं इसको सिमिलरली बोल सकता हूँ क्या, सम बी आर ए, जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि बी का सम पार्ट जो है, बी का ये जो थोड़ा पार्ट है वो ए में आ रहा है। पर दावे के साथ कह सकते हो सम ए आर बी और सम बी आर ए दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है? दोनों ही सेम चीज़ है। इतना क्लियर हो गया आपके पास? अब हर एक स्टेप सुनते हुए चलिए, मेरा बात सुनिए, उसके बाद आप लोग देखना हर एक क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर कर दोगे, सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे आपको। 1 मिनट में 5 सवाल कर दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए एक बार मैं साफ कर देता हूं। कंडीशंस फॉर कंक्लूजन अब क्या है ना, अगर मैं बात करूं आपका कंक्लूजन का, तो जैसे कि मैं इनइक्वालिटी में बोला था, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी होता है क्या, कंक्लूजन में कितना पार्ट, जैसे कि एक होता है डेफिनेटली ट्रू, जो एकदम ट्रू है, आप लोग देख के बोल सकते हो डेफिनेटली वाला ट्रू है। दूसरा आता है क्या, डाउटफुल, डाउटफुल है मतलब हम लोग नॉट श्योर, मतलब श्योर नहीं है हम लोगों का। और तीसरा जो आता है वो डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली मतलब बराबर का गलत है ये एकदम। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल अगर बात करें तो देखिए, मैंने एक आर्बिट्ररी वेन डायग्राम मैंने एक ले लिया, ये मैंने एक खुद का डिज़ाइन किया वेन डायग्राम। ठीक है, मैं इससे ये सब कंक्लूजन मैं चेक करूँगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज़, आप बताओ कि यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पहला कंक्लूजन क्या है, सम बी आर ए। तो बी कहाँ पे है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो बी जो है वो बड़ा है और ए जो है छोटा, ए उसके अंदर है। तो सम बी आर ए मतलब बी का एक छोटा सा पार्ट ए तो है, हाँ डेफिनेटली है। अगर मैं बी को पूरा मार्क करूंगा ए तो उसके बीच में आ जाएगा, पर ए छोटा है, ए बी के अंदर ही है। पूरा जो ए है वो बी है, वो आपको दिख रहा है। तो सम बी आर ए ये क्या हो जाएगा, आप लोग डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। मैं आपके डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये जो ए पार्ट है पूरा, ये तो बी के अंदर ही है, ये तो पूरा बी है, पूरा बी के अंदर ही ये ए पार्ट है। तो मतलब क्या होगा, सम बी, बी का थोड़ा पार्ट ए है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आप बात समझ गए? अगर मैं पूरा बी को ऐसे मार्क करूंगा ना, देखो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ पूरा बी को, मैं पूरा मार्क कर रहा हूँ, देखो ऐसे पूरा बी को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये जो अंदर का आ गया, ये तो ए भी बी के अंदर ही आ गया ना, आपको दिख रहा है ये पार्ट। तो सम बी आर ए क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो सही बात बताना, एक बार लाइक कर देना और शेयर करना। डेफिनेटली ट्रू क्यों है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे दिया हुआ है पूरा ए जो है वो बी के अंदर है और बी का फिर थोड़ा पार्ट तो ए का ही होगा, ए जो है पूरा बी के अंदर है तो बी का थोड़ा पार्ट तो ए का ही होगा, गारंटी है। तो सम बी आर ए ये आ गया क्या, ट्रू हो गया, ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू मतलब ये हो जाएगा सही। ठीक है, बात समझ गए आप? ठीक है, अब कंक्लूजन सेकंड क्या बोलता है, डाउटफुल। डाउटफुल क्या बोलेगा, सम ए आर डी। सम ए आर डी हम लोग चेक करते, चलिए इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार।
अगर मैं बोलूँ सम ए और डी, ए जो है ए यहाँ पे है आपका और डी जो है आपका इतना दूर है डी। अब एक चीज़ बताओ आप कि ए मेरा यहाँ पे है और डी आपका यहाँ पे है, ए और डी यहाँ पे है, ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? कोई ए का जो सर्कल है डी का सर्कल है कोई मैच कर रहा है कि कोई कट कर रहा है, कुछ है क्या? नहीं कट कर रहा। मतलब हम लोग डाउटफुल है, डाउट में है कि हम लोग बोल नहीं सकते, ए डी हो भी सकता है या ए डी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब श्योरली हम कुछ नहीं बोल सकते, तो क्या हो गया? डाउटफुल हो गया। डाउटफुल मतलब मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज़ डाउटफुल है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? गलत, गलत बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये सही है, सम ए और डी जो बोला वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में कोई मेरा रिलेशन नहीं है। आप बात समझ गए पूरा? इतना क्लियर हो गया आपका? ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बात समझ गए आप? ठीक है, इतना आप क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है सम सी और डी, ठीक है। सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे है। डी कहाँ पे है? डी यहाँ पे है। अब क्या बोल रहा है? सम सी और डी, थोड़ा सी क्या होगा? डी होगा। और एक चीज़ पहले देख लो, ये जो सी है ना, सी के साथ डी का क्या है? क्रॉस रिलेशन है। क्रॉस मतलब सी के साथ डी का कोई रिलेशन नहीं है, कोई सा भी रिलेशन नहीं है। तो अगर हम पूछता हूँ मैं सम सी और डी, तो थोड़ा सी डी है, कभी होगा क्या? कभी भी होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स मतलब गलत। आप बात समझे? सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सपोज ये सी है और ये डी है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एकदम क्रॉस, पूरा मारपीट हो जाएगा, ऐसा बात है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? क्या थोड़ा सा रिलेशन है क्या? नहीं बोल सकते। जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन हम लोग कैसे बताएंगे? वो तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन का आपने आज सीखा कि कंक्लूजन का कंडीशन क्या आता है। 3 कंडीशन मेनली आता है, एक हो गया डेफिनेटली ट्रू, एक आता है डाउटफुल और तीसरा आता है डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। मैं एक एक चीज़, हर एक चीज़ आपको फिर से डिस्क्राइब करूँगा। उससे पहले एक बार आप गौर से एक बार इसको देख लो। अगर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लियर है, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना जो सर इस पार्ट में हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेटली ट्रू का। तो एक बार मैं पहले बोल दूं कि मैंने जब कंक्लूजन के बारे में बात किया तो मैंने कंक्लूजन का 2 पार्ट बताया। एक होता है डेफिनाइट और दूसरा मैंने बोला है पॉसिबिलिटी, ठीक है। कंक्लूजन जो मैंने बोला, एक है डेफिनाइट कंक्लूजन, दूसरा है पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। डेफिनाइट कंक्लूजन का एग्जांपल होता क्या है? जैसे कि मान लो मैं पूछ लिया सम ए आर डी, ठीक है, ये एक डेफिनाइट है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी मतलब कोई होने वाला है या होगा ऐसा कोई दिया नहीं है रिएक्शन। सम ए आर डी, थोड़ा ए डी है, ठीक है। नो बी इज सी, ठीक है। सम पी आर नॉट क्यू, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ आर्बिटरी, ये भी एक डेफिनेट स्टेटमेंट है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉसिबिलिटी जो है, मैं अगर ऐसे लिखूँ ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी, तो ये एक पॉसिबिलिटी आपका हो जाएगा। इसको लग रहा है ऑल ए कैन बी बी, बी हो सकता है क्या, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी टर्म यहाँ पे है तो ये पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है। नो बी इज सी बीइंग ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी लिखा है तो मतलब ये पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट है, मतलब पॉसिबिलिटी कंक्लूजन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? आपको देख के कैसे पहचानना है कि ये डेफिनेट वाला है कि पॉसिबल वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार बात कर लेते हैं पहले, फिर डेफिनेटली ट्रू का। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया एक चीज़ कि यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू, डाउटफुल और डेफिनेटली फॉल्स 3 कंडीशन होता है, ठीक है। 3 कंडीशन अगर आपका क्लियर है तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए
अब डेफिनेटली ट्रू का मैं बात करता हूँ जब, अब एक बार देख लो, जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है, जो मेरे को कंफर्म पता है, जैसे कि सपोज मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये पहले एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद मैं एक बढ़िया से एग्जांपल दूंगा जिससे आपको माइंड में हिट करेगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, डेफिनेटली ट्रू का हम लोग चेक कर रहे हैं, सम बी आर ए, ठीक है, ये पूरा जो बी है उसके अंदर में ए है, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ए जो है वो सम पार्ट है बी का, डेफिनेटली है, पूरा ए अगर बी के अंदर में है तो बी का सम पार्ट तो ए है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ए पार्ट है ये तो बी का ही है, बी का ही हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, सम बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। बात आप समझे, ट्रू है इसीलिए राइट हुआ, फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा हूं, इसी सेम चीज का मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, क्या हो रहा है कि सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबल स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये अगर एक डेफिनेट कंक्लूजन है और ये एक पॉसिबल कंक्लूजन है, ये पॉसिबल कंक्लूजन हो गया आपका। क्या बोलता है, सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा बी क्या ए हो सकता है। एक चीज़ आप बताओ, जो आपको डेफिनेटली पता है उसका पॉसिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका, एक चीज़ सुन लो आप, जो डेफिनेटली चीज़ हम लोग को पता है, पहले ये नोट कर लो आप कि जो डेफिनेटली चीज़ मेरे को पता है कि हाँ ये डेफिनेट है, उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, आपने प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, कौन सा भी एग्ज़ाम हो, आप एक बैंकिंग एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दिए, प्रीलिम एग्ज़ाम पास कर गए आप, फिर आपका दोस्त आपसे पूछता है क्या आप प्रीलिम का एग्ज़ाम, क्या तू प्रीलिम का एग्ज़ाम पास करने का कोई संभावना है, क्या तू पास कर पाएगा, संभावना है, तो आप क्या बोलोगे, भाई तू पागल है, अब ऐसे बोलोगे, क्योंकि जो आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हो, पास अगर कर चुके हो तो फिर आपसे क्या पूछ रहे हो वो जो पास करेगा कि नहीं, फिर तो ये गलत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपको सम बी आर ए ये तो कंफर्म पता है, तो सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कैसे होगा, आपको तो कंफर्म पता है, तो पॉसिबल केस कैसा, फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, बात आप क्लियर है। जो आपको डेफिनेटली पता है उसका पॉसिबिलिटी कैसा, भाई पता है, तुम मेरे से पूछ रहा है कि मैं पास करता हूँ कि नहीं, मारेगा आपको, ठीक है। चलिए, आई होप आपका डेफिनेटली ट्रू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डाउटफुल, अब मैं एक एग्जांपल डाउटफुल का लेता हूँ जो आपको क्लियर करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, और एक चीज़ देख लो, पहले डेफिनेटली ट्रू का मैं बात करूँ, मैं एक बार बोल रहा था कि इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्यूशन के साथ मैच करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्यों, कि ये देखिए मैं इनइक्वालिटी का यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी सिलोग से मैच करता है, क्यों, यहाँ पे है क्या, ऑल ए आर बी आपको दिख रहा है वेन डायग्राम से। मैं अगर इसको बोल दूँ कि यहाँ पे बी बड़ा है तो मैं लिख देता हूँ ए लेस देन बी, ठीक है, ए लेस देन बी। अब बताओ तो अगर मैं बी से ए जाऊँगा ये ट्रू होगा, और यहाँ पे भी पूछा है क्या, सम ए आर बी, सम बी आर ए पूछा है, तो बी का थोड़ा सा पार्ट ए होगा क्योंकि बी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे सम बी आर ए वो भी ट्रू हो गया। आपको रिलेट करना होगा चीज़, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और मैं लिखता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ, क्या, यहाँ पे ए लिया, ऑल ए आर बी, यहाँ पे फिर से मैंने बी लिया, और यहाँ पे फिर से मैंने एक ई लिखे, ये सी कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए बी सी है तीनों, ए सबसे छोटा है तो ए छोटा है, उससे बड़ा बी है, उससे बड़ा सी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कंक्लूजन, ये ए लेस देन सी, क्या हो जाएगा बोलो, ये तो डेफिनेटली ट्रू केस है इनइक्वालिटी में, ए लेस देन सी। अगर मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन में पूछूँ कि सम सी आर ए, सम सी आर ए, सी का जो थोड़ा पार्ट है वो है, ये भी ट्रू हो जाएगा डेफिनेटली, ये जो ए पार्ट है वो तो सी के अंदर ही है। क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, अब डाउटफुल के मैं बारे में बता रहा था, तो डाउटफुल में क्या होता है हम लोग का, देखिए अगर मैं डाउटफुल को देखिए, सम ए आर डी, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सम ए आर डी, यहाँ पे क्या, ये डाउटफुल कंडीशन है कि ए यहाँ पे है
डी यहाँ पे है, ए और डी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, ए यहाँ पे ख़त्म है, डी यहाँ पे ख़त्म है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम लोग ए के डी के बारे में नहीं जानते, ए और डी के बारे में हम लोग नहीं जानते, ठीक है। तो अगर जिसके बारे में जानते नहीं, हम लोग श्योर नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, डाउट में है, डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाएगा। अगर डाउटफुल है, डाउटफुल में क्या होता है, डेफिनेट जो होता है, डेफिनेट जो होता है वो गलत होता है। अगर मैं बोलूँ आपको ए को मार्क कर दो, आप ऐसे करके ए को मार्क कर दोगे, डी को मार्क कर दो, ये डी को आपने मार्क कर दिया ऐसे करके, ए और डी कनेक्टेड हुए क्या, नहीं हुए, तो ए और डी अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, डाउट में हो सकता हूँ हम लोग कि ए डी होगा कि नहीं होगा, हम लोग डाउट में है, तब हम लोग क्या करेंगे, सम ए और डी, मतलब वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, मतलब गलत। मैं बोला हूँ डाउटफुल, डेफिनेट, पॉसिबल, मतलब डेफिनेट कंक्लूजन में क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। इसी का मैं अगर पॉसिबिलिटी चेक करूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज़ बताओ कि आज क्रिकेट मैच है मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच में, मुंबई और चेन्नई के बीच में आईपीएल क्रिकेट चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुंबई के जीतने का चांस आज क्या है, तब आप क्या बोलोगे, 100%, 0%। मुझे क्या पता, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, आप क्या बोलोगे, भाई मुंबई जीतेगा, मुंबई जीतेगा, आप क्या हो, डाउट में हो, भाई हार भी तो सकता है, तो आपको डाउट में है, तो आपको क्या बोलोगे, ये गलत बोल दोगे, डेफिनेट कंक्लूजन जो है, ठीक है। अगर आपको पॉसिबिलिटी पूछेगा सम ए बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो जो डाउटफुल है मेरा, डाउटफुल तो आपको पता है कि हाँ ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो डाउटफुल का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी हो जाएगा डेफिनेटली करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है। अगर मान लो आईपीएल में जैसे एग्जांपल दिया कि मुंबई चेन्नई का चल रहा है मैच, मैं अगर आपसे पूछता हूँ मुंबई जीत सकता है क्या, ये मैं आपको पॉसिबिलिटी पूछा, मुंबई जीत सकता है क्या, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल जीत सकता है, जीत भी सकता है और नहीं भी, तो ये डाउटफुल कंडीशन आ गया। अगर मैं पूछूं जीत सकता है क्या, तब बोलोगे हाँ जरूर जीत सकते हैं, हाँ आया, ट्रू आया, तो इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट ट्रू हो गया। बात समझिए आप, डाउटफुल का कॉन्सेप्ट कैसे दूर किया। डाउटफुल में डेफिनेट कंक्लूजन अगर होता है वो फॉल्स होता है, अगर कोई पॉसिबल कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, सही होता है, ठीक है। सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब क्या, ए और डी के बीच में कोई रिलेशन मेरा डायरेक्ट है नहीं, कंफर्म मेरे को नहीं पता, तो डाउटफुल अगर है तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम लोग इनइक्वलिटी में मेंटेन करते हैं तो क्या होगा बताओ, ए बी के साथ रिलेशन है, ए बी से छोटा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, और बी भी सी के साथ थोड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन आपके पास रहता है इनइक्वलिटी में, तो मैं अगर पूछूं ए एंड सी के बारे में बताओ, आप लोग क्या बताओगे, ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। क्यों ना, ए बी से छोटा है और बी सी से बड़ा है, ए और सी का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, बी के थ्रू के है, तो ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब क्या, वो डाउटफुल है, और डाउटफुल अगर है तो हो सकता है नहीं भी। मैं बार बार बोला था इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सिलोग्स और इनइक्वलिटी क्या करता है, 80 से 95% आप लोग मैच करता है कॉन्सेप्ट। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो डाउटफुल हो गया डेफिनेट कंक्लूजन में गलत, और पॉसिबल कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। आप समझ गए, डाउट में है हम बोल सकते हैं हाँ वो सही हो सकता है, ठीक है। चलिए अब डेफिनेटली फॉल्स वाला एक बार देख लेते हैं। डेफिनेटली फॉल्स वाला क्या बोलूँ, इसको एक बार समझिए। डेफिनेटली मतलब आपको पता है कि ये डेफिनेटली गलत है, आपको पता है कि ये गलत ही है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल को आपको बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वेन डायग्राम मैंने लिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सम सी आर डी। अब एक चीज समझो, यहाँ पे सी और डी के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, मतलब क्या, सी के साथ पूरा डी कोई रिलेशन नहीं रखेगा, कभी भी रिलेशन नहीं होगा सी और डी के साथ। तो सम सी और डी आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सी डी हो सकता है क्या, थोड़ा सी और डी का रिलेशन बीच में कोई है, अरे आपको पता है कि पूरा रिलेशन सी और डी के बीच में कभी नहीं है,
एकदम क्रॉस दिया है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एकदम गलत, कभी भी नहीं होगा, ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। ये आपको दिख रहा है, ये सी का पार्ट है और ये डी का पार्ट है, सी और डी के बीच में आपको क्रॉस लगा हुआ है। बात समझ गए आप? अब अगर बोले कि डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट का पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो सम सी बीइंग डी से पॉसिबिलिटी, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जो चीज़ आपको पता है वो कंफर्म गलत है, उसका पॉसिबिलिटी कैसा? मैं सेम चीज़ बोलता हूँ कि सपोज मुंबई चेन्नई का क्रिकेट हो रहा है, फाइनली मैच के बाद आपने देखा क्या हुआ, मुंबई इंडियंस हार गया, ठीक है। मैं पर्सनली चेन्नई के फ़ैन हूँ, इसीलिए मैं मुंबई को हरा दिया कि मुंबई जो है, मुंबई हार गया चेन्नई के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मुंबई वाला फ़ैन जो, भाई मुंबई का जीतने का कोई चांस है क्या, तो आप क्या बोलोगे? भाई थप्पड़ खाएगा, ऐसे आप बोलोगे कि नहीं? आपको पता है कि मुंबई ऑलरेडी हार चुका है और फिर भी आपको पूछ रहा है भाई मुंबई का जीतने का कोई चांस है क्या? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो डेफिनेटली आपको पता है ये गलत है, उसका पॉसिबिलिटी कैसा? कभी नहीं होगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो डेफिनेटली फॉल्स में क्या हुआ, डेफिनेटली फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो भी गलत, और डेफिनेटली पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली फॉल्स में अगर पॉसिबिलिटी केस बोलोगे तो वो भी गलत। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसको, अगर मैं आपको इनइक्वलिटी के साथ दिखाऊंगा मैच करके, तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ऐसे आपको सोच लो दिया हुआ है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ए ग्रेटर देन ए लेस देन सी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा ही होगा, आपको दिख रहा है। ए ग्रेटर देन सी आपको इजीली दिख रहा है, फिर भी मैं आपसे पूछा ए लेस देन सी, आप लोग क्या बोलोगे? यह है डेफिनेटली फॉल्स। अगर मैं आपसे पूछूं ए सी का भी ए से बड़ा होगा क्या, कर सकते हैं क्या? अरे भाई ए सी से बड़ा दिखा है, दिया हुआ है, आप कैसे कर दोगे? आप कैसे कर दोगे जो सी ए से छोटा होगा और ए सी से बड़ा होगा? बात समझ में आ गई आपका? ठीक है, चलिए, इतना तो क्लियर है आपका। आई होप गाइज ये आप रिलेट कर सकते हो इनइक्वलिटी के साथ। आई होप आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग एक बार क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आता है एग्ज़ाम में, और स्कोरिंग मार्क्स उठा सकते हैं हम लोग इससे, आराम से स्कोर करने का सब्जेक्ट है। तो गाइज जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और एक बार शेयर कर दो गाइज, ये रिक्वेस्ट है मेरा, हाथ एक बार तो शेयर कर दो गाइज, चैनल को, वीडियो को शेयर कर दो। अब देखिए कंडीशंस चेक टेबल, मैं अगर टेबल का बात करता हूँ, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये सिर्फ राइट साइन है, ठीक है। मेरे पास कोई राइट साइन था नहीं तो मैंने ऐसा दे दिया, ये सिर्फ राइट साइन है और कुछ नहीं है, इसको कोई दूसरा कुछ मत समझो, ये एक राइट साइन है। राइट साइन आपको मैं ऐसे लिखा हूँ, राइट साइन था नहीं। तो कंडीशंस यहाँ पे दिया, मैं जो जो डिस्क्राइब कर दिया आपको, जैसे कि डेफिनेटली ट्रू जब स्टेटमेंट रहता है डेफिनेटली ट्रू, तब हम लोग क्या होता है, डेफिनेट कंक्लूजन राइट होता है, और पॉसिबल कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। डाउटफुल जब रहता है कोई चीज़, डाउटफुल समय क्या रहता है, डेफिनेट कंक्लूजन जो है वो गलत है, ठीक है। और जब पॉसिबल कंक्लूजन होता है, डाउटफुल का पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पूछूँ वो ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ट्रू है। और डेफिनेटली फॉल्स जो है उसमें भी क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन अगर है तो वो गलत हो जाएगा, और जो चीज़ आप जानते हैं गलत है उसका पॉसिबिलिटी कैसा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको दो ही पता चल गया। ये टेबल आपको मैं पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, आप लोग मेरा एक भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फेसबुक, तो उसमें भी आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया कंडीशंस चेक टेबल, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपके लिए दिया हूँ कि सिमिलर वर्ड्स, तो सिमिलर वर्ड्स क्या चीज़ है, मैं आपको अगर बोलूँ कि कभी कभी क्या होता है, ऑल आपसे नहीं पूछा जाता, हर वक्त तो आपको नहीं पूछा जाएगा जो ऑल ए आर बी, कभी कभी अगर आपको दे दिया, कभी कभी अगर आपको दे दिया कोई कि एनी ए इज बी, अगर आपको दे दिया फिर तो आप भड़क जाओगे, क्योंकि एनी तो आप किए नहीं हो, आप बोलोगे सर ने तो स्टेटमेंट करवाया नहीं एनी वाला, ठीक है।
तो एक चीज़ आप देख लो, हम लोग ऑल को क्या क्या लिख सकते हैं, फिर से ऑल को हम लोग लिख सकते हैं, एनी लिख सकते हैं, ईच लिख सकते हैं, एवरी लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, फुल लिख सकते हैं, क्वाइट लिख सकते हैं, एंटायर लिख सकते हैं। और क्या चीज़ दिमाग में आया अभी मेरा, आप लोग ओवरऑल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मतलब भी पूरा। अगर आपको बीच में कहीं दे दिया कि एंटायर ए इज बी, अगर आपसे पूछ लिया, फिर तो आप बोलोगे एंटायर, जैसे मेरा तो कोई स्टेटमेंट का टाइप है ही नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे मत करना, इसीलिए मैं आपको सिमिलर वर्ड्स बता रहा हूँ कि आपको काम में आएगा कि ऑल का सिमिलर वर्ड्स है। ये आपको 8 मैंने जो दिया ये हो गया ऑल का सिमिलर वर्ड्स। अब सम का आप लोग देख लो, सम का मैं अगर पूछूंगा तो क्या होगा, फ्यू हो सकता है, फ्यू, एटलीस्ट हो सकता है, एटमोस्ट हो सकता है, मोस्टली हो सकता है, फ्रिक्वेंटली हो सकता है, सेवरल हो सकता है, 0% लेके 100% तक कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो मैं 0.1% दिया, ये तो 99.9% दिया, कुछ भी दूँ, कुछ भी, एनी, और 0 और 100 के बीच में होना चाहिए, कुछ भी परसेंटेज होगा तो वो सम हो जाएगा, ठीक है। सम हो जाएगा। प्रोफेशनली अगर है ये भी सम है, ओकेशनली अगर है सम है, लिटिल वे है वो भी सम है, ठीक है। इतना मैं सिमिलर वर्ड्स यूज़ करता हूँ सम की जगह, ठीक है। सम नोट क्या होगा, सम का जो जो सिमिलर वर्ड्स है वो सेम रहेगा, एक्स्ट्रा उसके साथ नोट ऐड हो जाएगा। इतना भी आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है लास्ट में नो का बारी। तो नो क्या है, नो का हम लोग सिमिलर वर्ड्स क्या देखेंगे, नन हो सकता है, नन, जैसे कि पूछ लिया नन ए इज बी, नन ए आर बी, नन ए आर बी मतलब क्या, कोई भी ए बी नहीं होगा, नन। नॉट एट ऑल हो सकता है, 100% नॉट, 100% नॉट मतलब पूरा नहीं, ठीक है। 0% मतलब भी नो समझाता है, नॉट ए सिंगल मतलब भी नो समझाता है, ठीक है। अब बात को समझ गए। तो ये था आपका सिमिलर वर्ड्स। गाइस मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर को मेरा ज़रूरत है, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के पास ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, आपको ये करना होगा। और जो लोग नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो सिमिलर वर्ड्स आपको पता चल गया। अब मैं देखिए मैं आपको जो है वो थोड़ा मैं करवाऊंगा अभी कि सिमिलर वर्ड्स आपको पता चल गया, इतना आपके पास क्लियर है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा दे दिया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक अगर क्लियर है, अब कोई भी सवाल जैसा भी हो आप लोग कर दोगे। मैं एक बार और आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, एक बार बता देता हूँ क्या, कि मैं जो सिलोजिज्म पार्ट है मैं 3 पार्ट में कराऊंगा। एक है मेरा बेसिक का फर्स्ट पार्ट जो आज मैं करा रहा हूँ, सेकंड जो है वो मेरा आएगा आइदर और का, और मेरा थर्ड जो है वो आ जाएगा ओनली और ओनली ए फ्यू का। बात समझ गए आप। बेसिक एक होगा, एक आइदर और बेस्ड होगा, एक आएगा ओनली और ओनली ए फ्यू, ठीक है। 3 पार्ट में मैं आपका सिलोजिज्म खत्म कर दूंगा। और ये हमारा चैलेंज है आप लोगों से कि डेफिनेटली आप सब क्वेश्चन कर पाओगे, एक भी छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम। मैं 2 ही एग्जाम्पल लिया हूँ, सिर्फ 2 से मैं हर एक तरह का सवाल डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम मैं आपसे ड्रॉ करूँगा, मैं आप खुद से, फिर आपको एक एक कंक्लूजन चेक कराऊंगा। मैं बहुत सारा कंक्लूजन लिया हूँ, जैसे कि आपका जो डाउट है, क्वेरी है, सब क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास डाउट रहेगा, क्वेरी रहेगा, अब लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मेरे को, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार वेन डायग्राम सब ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार। देखिए अब मैं पहले क्या करूंगा, अब मैं पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं फिर कंक्लूजन को एक एक करके चेक करूंगा, जितना जितना कंक्लूजन है, ठीक है। आराम से समझना, पूरा देखना, एंड तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि पहले बोला ऑल ए आर बी, मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ले लिया ए,
ऑल ए आर, रुकिए मैं थोड़ा यहाँ पे ठीक से करता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं ठीक से बनाता हूँ। ये है, ये बन गया ऑल ए आर बी, ठीक है। फिर बोल रहा ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी भी हम लोग बनाते हैं। ये बन गया ऑल बी आर सी, और सम सी आर डी, मतलब कि इस सी के साथ हम लोग सम पार्ट ले लेंगे, ये आ गया डी। तो ये जो है ये पार्ट सम हो गया मेरा, ठीक है, ओके। अब एक एक चीज आप लोग देखो, पहले क्या बोला है, ऑल ए आर बी। तो गाइज एक एक चीज मेरा नोट करना, मैं जो बोल रहा हूँ ऑल ए आर बी, तो देखो ऑल ए आर बी स्टेटमेंट में भी है, ऑल ए आर बी कंक्लूजन में है, सेम आ गया। तो इसको हम लोग कर देंगे गलत। क्या नोट करोगे, नोट कर लो कि रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये गाइस नोट कर लो, रीस्टेटमेंट मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वही स्टेटमेंट यहाँ पे रिपीट है, रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। मार्क कर लिया आप, ऑल ए आर बी दोनों जगह था, स्टेटमेंट भी था, कंक्लूजन भी है, रीस्टेटमेंट है, कंक्लूजन गलत है। समझ गए आप, क्लियर है, ये आप लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ऑल ए आर सी, तो पूरा जो ए है वो सी के अंदर होना चाहिए। तो ये जो पूरा ए है, ये पूरा जो ए है ये तो पूरा सी के अंदर है, आपको दिख रहा है। ये सी तो बड़ा है, ये सी बड़ा है और पूरा ए जो है वो है सी के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये डेफिनेटली ट्रू है। ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, पूरा जो ए है वो डी के अंदर होगा। तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ए और डी का तो कोई रिलेशन है नहीं, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है कुछ, तो क्या होगा, डाउटफुल हो गया। और डाउटफुल का मतलब क्या है, गलत हो गया, ऑल ए आर डी गलत। अब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना गाइज, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करो। यहाँ पे ए यहाँ पे था और डी कहीं और था, कोई यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है नहीं ए और डी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, डाउटफुल होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। अगला देखते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी क्या होगा कि थोड़ा ए जो है वो बी है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा जो ए है वो बी है, ये पूरा ए है, ये आपको जो पूरा ए है, ये पूरा जो ए है, पूरा ए आपको बी के अंदर है, तो थोड़ा तो आपके ए के बी के अंदर ही होगा। बोल रहा है सम ए आर बी, मतलब थोड़ा सा ए बी के अंदर होगा, ठीक है। पूरा ए ही जब बी के अंदर है थोड़ा सा तो होगा ही होगा, तो क्या होगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे करेक्ट। बात समझिए आप, पूरा ए ही जब बी के अंदर है तो सम पार्ट तो होगा ही, समझ गए आप, क्लियर। अब बोल रहा है क्या, सम ए आर सी, ये तो सेम कंक्लूजन हो गया, सेम चीज, जो पूरा ए, थोड़ा सा ए क्या होना चाहिए, सी के अंदर होना चाहिए। पूरा ए ही जब सी के अंदर है, ये सी है, ये सी के अंदर पूरा ए ही जब सी के अंदर है, तब तो ये डेफिनेटली करेक्ट है, सम पार्ट। एक चीज याद रखना, ऑल अगर सही है, ठीक है, तो सम डेफिनेटली सही होगा, ठीक है, ये आप लोग एक नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, जो इफ ऑल इज करेक्ट देन सम इज डेफिनेटली करेक्ट, ये आप मार्क कर लो, ठीक है। ऑल अगर सही है तो सम तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम ए आर डी, तो देख लो ए इधर है, डी उधर अलग है, तो ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो डाउटफुल है, ए डी हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो हम लोग डाउटफुल है, डाउटफुल क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नो ए इज बी, इसका मतलब क्या है, मतलब आपको समझना है, नो ए इज डी मतलब क्या है, ए और बी, नो ए इज बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, उसमें से क्रॉस रिलेशन है डायरेक्ट, ए और बी एकदम क्रॉस रिलेशन है, दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज बताओ, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या, क्रॉस रिलेशन नहीं दिख रहा, ए और बी तो आपको दिख रहा है कि पूरा ए तो बी के अंदर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स।
क्योंकि ऑल अगर कभी भी होगा कि नो कभी भी नहीं होगा। बात समझ गए? ऑल अगर सही है तो नो डेफिनेटली गलत है। बात समझ गए आप? चलिए अब क्या बोल रहा है, नो ए इज सी। नो इज सी मतलब कि ए और सी के बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं रहेगा। पर यहाँ पे क्या है, उल्टा है, यहाँ पे ए तो सी के अंदर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि एकदम कोई रिलेशन नहीं है, क्रॉस रिलेशन नहीं है। ऑल ए आर सी बोला गया है, ए तो पूरा यही तो सी के अंदर है, तो क्रॉस किस चीज़ का, गलत हो गया। नो ए इज डी। अब एक चीज़ देखो गाइज, ए यहाँ पे है, डी अलग है, तो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पर इसको देख के कोई नो ए इज डी को राइट मत करना। ए नो ए इज डी मतलब क्या होगा, ए और डी के बीच में क्रॉस रिलेशन रहेगा। यहाँ पे कोई ए और डी के बीच में क्रॉस रिलेशन है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल मतलब गलत। समझ गए बात को, ये हो गया डाउटफुल। बात समझ गए आप? नो बी इज सी। अब देखो बी यहाँ पे है, ये बी आ गया आपको बी, और यहाँ पे सी है, तो नो बी इज सी मतलब बी और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पर यहाँ पे तो बी और सी के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है, ऑल बी आर सी, आपको तो दिख ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा। नो बी इज डी। अब देखो बी ये है और डी ये है, बी और डी का तो फिजिकल कोई टच नहीं है, मतलब हो भी सकता है जो रिलेशन ना रहे, तो डाउटफुल है। डाउटफुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर? नो सी इज डी। अब एक चीज़ बताओ इसमें क्या होगा, नो सी इज डी मतलब सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो सी और डी है, सम का रिलेशन तो है, तो क्या हो जाएगा, ये भी डेफिनेटली फॉल्स। ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी और डी का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, तो क्या होगा, ए का थोड़ा सा पार्ट जो है वो बी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो ए और बी पूरा कनेक्टेड है, ए पूरा ए ही तो बी है, तो ए और नॉट बी ये कहाँ से आ गया, ये तो गलत हो गया, ये टोटली गलत है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी मतलब थोड़ा सा जो ए है वो बी कभी नहीं होगा, पर यहाँ पे पूरा ए ही तो बी है, तो थोड़ा सा क्या पार्ट हो गया, पूरा ए ही बी है, ठीक है। सम बी आर नॉट सी, ये भी आपको दिख रहा है, जो पूरा बी है वो सी के अंदर ही है, तो नॉट कैसा, फिर ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स, ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। गाइस मैं जो आपको ये पूरा किया, पूरा कंक्लूजन मैंने करवाया, इसमें दिक्कत कहाँ पे आया कमेंट बॉक्स में बोलना, अगर किसी को प्रॉब्लम आया तो, नहीं तो हर एक कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर के साथ आपको समझाया हूँ, ठीक है। बात समझ गए आप? अब कुछ चीज़ आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा नोट कर लेना कि फॉर सिंगल वेन डायग्राम, नहीं अभी सिंगल वेन डायग्राम छोड़ दो, अभी ठीक है छोड़ दो। अब एक नोट करो, यहाँ पे नोट लिखो तुम लोग कि एक चीज़ क्या नोट करोगे, नोट लिखना कि इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव मतलब कोई नो व नॉट ऐसा कुछ साइन नहीं है, और नो नॉट नहीं है तब हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन नो नेगेटिव कंक्लूजन इज पॉसिबल, नो नेगेटिव कंक्लूजन इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं मान लो कुछ भी लिख दूँ नेगेटिव, इन 3 स्टेटमेंट है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सम बी आर नॉट सी लिख दिया, गलत, चेक करने का ही जरूरत नहीं है। जब हर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मैं दूसरा अगर बोलूँ, देख लो कि अगर मैं बोलूँ दूसरा, सम ए आर नॉट डी, कुछ भी बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? क्या
इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है सब, तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता, हर एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए सेकेंड नोट क्या बोल रहा है? सेम बोल रहा है, अगर हर एक कंक्लूजन नेगेटिव हो, हियर ऑल द स्टेटमेंट्स are negative, then no causative conclusion is possible. समझ गए आप? हर एक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव कंक्लूजन नेगेटिव है, जैसे मान लो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको, सम ए आर नॉट बी, नो बी इज सी, सम सी आर नॉट डी। अगर मैं कंक्लूजन आपसे पूछूं कि सम बी आर डी, गलत हो जाएगा। अगर मैं दूसरा पूछूं सम बी आर ए, भी गलत हो जाएगा। क्यों? अगर हर एक कंक्लूजन नेगेटिव है तो हम लोग क्या होगा, स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? चलिए, और तीसरा पॉइंट क्या था? रीस्टेटमेंट के बारे में पहले ही बोला। क्या? अगर रीस्टेटमेंट रहता है तो वो गलत होगा, तो रीस्टेटमेंट जो है वो हमेशा गलत होगा। चलिए अब एक बार पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम लोग, पॉसिबिलिटी का केस। सो सेम है, सेम डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये जो ऑल है, ये बी है, ये सी हो गया, और जो है सम सी आर डी है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो मेरा काम क्या है, पहले हम लोग एक पार्ट को देखेंगे प्लस पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ठीक है, तो मैं बोला हूँ डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी मतलब डेफिनेटली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ गए आप? तो बोल रहा है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ऑल ए आर बी आपको तो ये दिख ही रहा है, ये तो डेफिनेट ट्रू है। तो जो डेफिनेट ट्रू है उसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं पहले ही बोला हूँ, टेबल में आप लोग देख लेना। ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी मतलब क्या, पूरा जो ए है वो बी होने का संभावना क्या है? अरे यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो इस चीज़ की संभावना कैसा? ठीक है, समझ गए आप बात को? तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑल ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल ए आर सी देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा जो ए है वो सी के अंदर में है, तो ऑल ए आर सी आपको हो गया। उसके बाद पॉसिबिलिटी है मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि ऑल ए आर सी आपको दिख रहा है, ये तो कन्फर्म है, डेफिनेटली ट्रू है, आपको दिख रहा है, बट वो डेफिनेटली ट्रू है, उसका पॉसिबिलिटी कैसा? मैं आपको बोला हूँ एक एक चीज़, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, कि अगर कोई मैच जीत गया है फिर भी आप पूछ रहे हो ये जीत की संभावना क्या है और ये हार सकता है क्या, तो आपको थप्पड़ मार देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ए बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ठीक है, ये डी है, ये है, ए से डी कोई क्रॉस रिलेशन तो नहीं है, तो क्या होगा? ऑल ए बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो पूरा ए जो है वो डी में जा सकता है, पूरा ए जो है वो डी में जा सकता है। ठीक है, संभावना है, वो जा भी सकता है और नहीं भी। तो अगर ये डाउटफुल है, डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो सम ए बिंग बी, तो एक चीज बताओ, सम ए और बी पहले देख लो, पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे। ठीक है, सम ए और बी देख लो पहले। तो सम ए और बी जो है ये तो पूरा कंफर्म है, तो जो चीज पूरा कंफर्म है उसका पॉसिबिलिटी कैसा? ये फिर से गलत हो गया। ठीक है, बात समझे आप? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे एक चीज और बताओ,
सम ए बीइंग सी, तो पूरा जो ए है वही तो सी के अंदर में है, तो सम ए आर सी तो ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो ट्रू है उसका कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता। ठीक है, सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, तो थोड़ा सा ए डी हो सकता है क्या, हाँ जरूर हो सकता है, कोई नहीं रोकेगा। सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, डाउटफुल केस है, सम ए आर डी, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सम ए आर डी ये डाउटफुल है, डाउटफुल प्लस ये आ गया पॉसिबिलिटी, तो ये हो गया परफेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब नो ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब नो ए बीइंग बी मतलब क्या है बताओ, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, पर यहाँ पे तो ए और बी के बीच में रिलेशन है, पूरा ए ही बी के अंदर में है, तो क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स है, और डेफिनेटली फॉल्स का पॉसिबिलिटी डेफिनेटली गलत। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नो ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। नो ए बीइंग सी मतलब पूरा जो ए है उसको साथ सी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, पर यहाँ पे तो पूरा ए ही सी है, पूरा ए ही सी आपको दिख रहा है, ये तो फिर से डेफिनेट स्टेटमेंट आ गया, और ये गलत हो जाएगा, जो डेफिनेटली ट्रू है उसका पॉसिबिलिटी नहीं होता। नो ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। आप बताओ, ए अलग है, डी अलग है, यहाँ पे तो नो का रिलेशन बन सकता है, बन भी सकता है और नहीं भी, डाउटफुल है, तो डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, डाउटफुल प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, परफेक्टली करेक्ट। समझ गए आप बात को, क्यों ये करेक्ट हुआ? ओके। नो बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। नो बी बीइंग सी, तो बी के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है बोल रहा है, पर यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पूरा बी ही सी है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों ना, जब ट्रू स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट मतलब ये करेक्ट है, तो करेक्ट का क्या होगा, पॉसिबिलिटी, जो डेफिनेटली ट्रू है उसका पॉसिबिलिटी नहीं होता। नो बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। बी के साथ, ये जो बी का है ये तो बी का है, तो बी के साथ डी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। नो बी बीइंग डी से पॉसिबिलिटी, बी और डी का क्रॉस रिलेशन आ सकता है कभी भी। नो सी बीइंग डी से पॉसिबिलिटी। अब सी के साथ डी का आप एक चीज बताओ, ये डाउटफुल कंडीशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो सी बीइंग डी मतलब क्या, नो सी बीइंग डी मतलब क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, कि ये सी है और ये डी है। ठीक है, नो सी बीइंग डी मतलब सी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, पर यहाँ पे सी और डी का तो सम का रिलेशन है, आपको दिख रहा है, तो ये किया जाए डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, सम ए बीइंग बी, सम ए बीइंग नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम ए बीइंग नॉट बी, तो सम ए इज नॉट बी, ए और बी का नॉट कनेक्शन कुछ है क्या, नहीं है, डाउटफुल हो गया ए और बी के बीच में, तो डाउटफुल का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए करेक्ट हो जाएगा, सम ए बीइंग बी। सम ए बीइंग नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब क्या है, सम ए बीइंग नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, बी नहीं होने का संभावना क्या है, सम ए आर नॉट बी, ये तो रिलेशन नहीं है। ठीक है, सम बी बीइंग नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, बी और सी कहाँ है, ये आ गया बी और ये आ गया सी, तो सम बी बीइंग नॉट सी, तो बी के साथ सी का कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है थोड़ा भी, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा भी अगर नहीं है तो पॉसिबल केस सही होगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा परफेक्टली करेक्ट। तो गाइज एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि गाइज आप लोग जितना है, जितना फोकस कर सकते हो पढ़ाई में उतना फोकस करो। सिलोजिज्म का मैंने एक बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया आपको, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करो, मैं जितना भी हो सके जल्दी आपको रिप्लाई दे दूंगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग क्वेश्चन देना, मैं अगले सेशन में उसको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, ये बेसिक सिलोजिज्म कॉन्सेप्ट था, एक लोग आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, तो अब लोग क्या है, आज के लिए इतना ही, तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर IBPS PO एग्जाम, जिन लोगों का है एग्जाम 10-11 तारीख को। तो फिर आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।